हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 वाला इसकी री एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और आपको पता है कि इसकी जो डेट है ये जून में है, ठीक। जून में डेट है। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं कि 2018 में जो पेपर आया था उसका सलूशन, ठीक है। 2018 में पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था। एक शिफ्ट का नाम था ई और ए, ठीक। उस सीरीज का नाम था और दूसरी शिफ्ट का नाम था एफ ए। तो जो ई ए सीरीज थी इसका मैंने सोल्यूशन करा दिया। तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और उस वीडियो को ज़रूर देख लें 100%, ठीक है। और इस वीडियो को भी पूरा देखें। विश्वास मानिए, यहाँ से जो है क्वेश्चन 100% फंसेंगे। एक दो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 100% आएगा। और इसके साथ 2018 से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए थे वीडियो के, इसमें 2016, 2015 या अदर, ठीक है, इन सभी की वीडियो में लेके आऊँगा। प्लीज़ वीडियो सारी देख लेना। और एक और रिक्वेस्ट है कि इन सभी वीडियो को आप प्लीज़ अभी देख लें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कई बार हम जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लास्ट में देखते हैं, कहते हैं कि लास्ट में देखना। नहीं, लास्ट में जब देखते हैं ना तो हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है कि ये पढ़ना है, कि ये पढ़ना है, कि ये पढ़ना है, ये छूट गया, ये छूट गया। जिसके चक्कर में जो PYQ प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है ये हम नहीं पढ़ पाते और जिसके चलते कहीं ना कहीं एक बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप जितने भी पेपर हैं जो प्लीज़ प्रीवियस ईयर वाले पेपर जो हैं अभी आप देख लें 2 से और 4 दिन में, ठीक। इसके बाद जो है आप कंप्लीट सिलेबस कर लें। हालांकि आपने कंप्लीट सिलेबस कर लिया होगा। इसके बाद जो है और मॉक टेस्ट जो भी है, टेस्ट सीरीज हैं और जो भी है वो आप लगा लें, ठीक। इसके बाद एक बात और कहूँगा एंड दैट इज करेंट अफेयर के लिए। करेंट अफेयर के लिए मैं एक दृष्टि सीरीज लेके आया हूँ, ठीक है। आई दृष्टि, आपको पता है कि करेंट अफेयर के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैगजीन आती है मार्केट में। और सच कहें तो इसकी जो हार्ड कॉपी है मार्केट में मिलती भी नहीं है। आज की डेट में जाएँ तो शायद ही किसी दुकान पे इस बुक मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो इस बुक से करेंट अफेयर भी 90% तक सभी करेंट अफेयर के क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ को मैं करा रहा हूँ तो प्लीज़ इस सीरीज़ को भी आप देख लें। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ये सीरीज़ हमारे यहाँ से देखें, हाँ कहीं से भी देख लें, लेकिन ज़रूर देख लें। इसके साथ इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही कम समय में सारी की सारी वीडियो और पूरी किताब को मैं कवर करूँगा। और इसमें करीबन 15 वीडियो हो जाएंगी, करीबन 30 मिनट की प्रत्येक वीडियो होगी, ठीक है ना। तो ये सब है। इसके साथ स्टैटिक जीके की बात करें तो जीके में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जीके के लिए आपको केवल एक काम करना है और वो है मेरे रेंडमली जो कुछ वीडियो हैं, ठीक है ना, रेंडमली टॉपिक से कुछ वीडियो बनाए, उन्हें ज़रूर देख के जाना। वहाँ से आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। जैसे संविधान संशोधन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, ठीक है। आधुनिक भारत का कालक्रम है, ठीक है। इसके बाद आधुनिक भारत में जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे इससे संबंधित यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। तो अब आपका मैं 1 मिनट भी समय व्यर्थ नहीं करूँगा और बिना समय व्यर्थ किए हम जो है इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक गद्यांश दे रखा है, ठीक है। और इस गद्यांश को स्टार्ट यहाँ से हुआ है, ठीक। पहले गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। यहाँ देख लेते हैं कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। मतलब एक ऐसा राज्य जहाँ पे अपने प्रियजन नहीं है तो वह राज्य किस काम का। इसके बाद आगे कहा है कि प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल मूल का साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं, और धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है और ये कहा गया है कि चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है, और समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा और रह गया, ये देख लेते हैं कि वही उनमें फल भी लगाती है और किससे रहित। अब ये क्वेश्चन है पहला, ठीक। इसमें कहा गया किससे रहित जो है राज्य किस काम का है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है यहीं पे आप देख सकते हैं, ये रहा कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का है, ठीक। तो आंसर मिल गया और अब हम यहाँ पे टिक कर देते हैं।
प्रियजन ये रहा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जगत का अर्थ क्या है। जगत का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा संसार, ठीक है। संसार को ही जगत कहते हैं। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है, और इसमें कहा गया है निष्फल का आशय क्या है। तो निष्फल का आशय होता है ऑप्शन डी, ठीक है, ऐसा जो व्यर्थ हो, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ये कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए है कि जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को सुखमय बनाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, और इसमें कहा गया कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना, ठीक। सॉरी, ये लास्ट है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं अब गद्यांश वाले सारे क्वेश्चन 4 थे, 1 से 4 तक वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया निम्न में से दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर जो है ये होता है ये वाला, ठीक है, ऑप्शन बी। बाकी के ये वाले ये दीर्घ स्वर नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होती है। बड़ा आ, ठीक, बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये सारे जो है दीर्घ स्वर होते हैं। और अ ए उ और रे और ये सारे ह्रस्व स्वर होते हैं। और ए ऐ और ओ औ ये सारे संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये दीर्घ स्वर होते हैं। और ए अ ए उ और रे ह्रस्व स्वर होते हैं छोटे वाले। और ए ऐ ओ औ ये संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें कहा गया है अंत्यस्थ व्यंजन कौन से। तो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं यारा ला वा, ठीक है, यारा लव, ऐसे याद कर लो, या रा लव, ठीक है। तो यार जो लोग होते हैं आपस में वही तो प्यार करते हैं, ठीक है। तो या रा ला वो, ठीक, इस प्रकार से अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मिल रहा है, ये अंतस्थ व्यंजन होगा, ठीक। इसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं, और इसमें कहा गया है कि ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते हैं तीनों सा और इसके बाद हा, ठीक है, ऊष्म व्यंजन होते हैं। और गा एवं जा जो है ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा गया अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गा जो है अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। इसमें अल्प प्राण में क्या कहा गया है कि ग अल्प प्राण व्यंजन है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले और जिनमें जो है हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, ठीक है। तो उन्हें जो है अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आगे कहा गया प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, जिसमें का है, चा है, टा है, ता और पा, ठीक है। इसके बाद तीसरे में क्या आएगा गा जा डा दा और बा, ठीक। पांचवा, ठीक है, पांचवें में क्या आएगा ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है लास्ट में अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन में 4 होते हैं। मैंने अभी ट्रिक क्या बताई, या रा ल व, ठीक है। यार जो होते हैं वही तो प्यार करते हैं, ठीक है, यार लव, ठीक। तो ये सारे जो हैं ये आपके होते हैं अल्प प्राण व्यंजन, ठीक। एक बार दोबारा से ध्यान से देख लेना है कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है ना। इसके बाद चारों अंतस्थ व्यंजन, ये सारे होते हैं अल्प प्राण व्यंजन, ठीक। और टोटल कितने होते हैं 5 × 15 और 4 = 19, ठीक। इसके बाद सघोष और घोष, एक मिनट, घोष प्लस सघोष एक ही बात होती है, ठीक है। घोष और सघोष एक ही बात होती है। यहाँ पर कह रहा है घोष वर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे देख ले, जो ज है ये घोष वर्ण होता है, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें कहा गया ज घोष वर्ण है, ठीक। और नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से उत्पन्न स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं, ठीक है ना, वे घोष वर्ण और या फिर सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा जिसमें गा जा डा दा बा और चौथा, ठीक है, जिसमें घा झा डा और भा धा और बा, ठीक। और पांचवा, ठीक, जिसमें ये सारे वर्ण और प्लस सभी स्वर वर्ण जिसमें यारा लावा और हा, सेम ही होता है अल्प प्राण। और ये वाला, एक मिनट, अल्प प्राण अभी आपने सुना था, पढ़ा था, और घोष सेम होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा होता है ये हा, ठीक है, यार अलावा और हा घोष वर्ण होता है, ठीक है। और अयार अलावा ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ देख लेते हैं।
निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण होता है ये ओ जो है ओष्ठ वर्ण होता है, ठीक। एंड नेक्स्ट में यहाँ पे कहा गया है, ये कहा गया है ओ जो है ओष्ठ वर्ण है, ओ ओष्ठ वर्ण है और दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जो है ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, जिसमें उ उ प वर्ग होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें है प फ ब भ म और अ और आ, ये कंठ वर्ण होते हैं, और ए और ई जो है तालब वर्ण होते हैं। एक बार दोबारा, और इसमें कहा गया है कि ए और ई ये तालब वर्ण होते हैं, और छोटा आ और बड़ा अ और आ ये आपके होते हैं कंठ वर्ण, ठीक है। और उ प वर्ग जो है ये जिसमें होगा आपका प फ ई और प वर्ग में होगा प फ ब भ और म, ये सब कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है कि रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रूढ़ शब्द होता है जल ज, ठीक है ना। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जल धन ज, जल का मतलब पानी और ज मतलब जन्मा, जल ऐसा जो जल में जन्मा हो या उत्पन्न हुआ हो, वो जलज होता है, और ये जो है कमल को कहते हैं, ठीक। जलज शब्द योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, और ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं और योग रूढ़ कहे जाते हैं, ठीक। महोत्सव की संधि विच्छेद के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन सी सही है इसका, महाधन उत्सव, ठीक है, महाधन उत्सव। और इसका किस प्रकार से बना है? महा में आ और उत्सव में ओ, इन दोनों को जब ऐड किया गया तो ये हो गया महोत्सव, ओ बन गया, ठीक है। और जब भी ओ आ जाए तो वहाँ पर गुण संधि होती है, ठीक। याद रखना, ओ आ जाए, ए आ जाए और इसके बाद अर आ जाए, ओ ए और अर आ जाए, तो वहाँ पर गुण संधि होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, बैलगाड़ी में समास है। तो बैलगाड़ी में समास होता है ऑप्शन डी, और इसमें है तत्पुरुष समास। द्विगु समास, द्वंद्व समास में आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है। द्विगु समास में संख्या होती है, ठीक है, नंबर आता है। और अव्ययी भाव समास में आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि आगमन में उपसर्ग है, ठीक है। तो आगमन में उपसर्ग होता है आधन गमन, आधन गमन, ठीक है ना। तो उपसर्ग हो गया आ, और प्रत्यय देखो उपसर्ग जो होते हैं ना वो आगे ऐड होते हैं, आगे, और इसको कैसे याद रखना, आ से आगे और ओ से उपसर्ग, ठीक है। और प्रत्यय में जो है पीछे, प्रत्यय में जो है पीछे आपका शब्द के पीछे ऐड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कहें तो यहाँ देख सकते हैं कि आगमन में आ उपसर्ग है, और आ जो है उपसर्ग का अर्थ होता है सीमा, और समेत, कमी, विपरीत, ठीक है। इस उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द हैं जिसमें आकाश है, आकर्षण है, आरंभ है, आक्रमण है, आचरण और आजीवन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है रसोईया में प्रत्यय है। तो मैंने अभी बोला था प्रत्यय जो है पीछे होता है, कहाँ होता है? पीछे, और पीछे गया या, तो यहाँ पर हो गया आपका सही आंसर रसोईया, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। तो 15 में तत्सम पूछा है, और तत्सम होता है ऐसा शब्द जो स्वयं अभी बदला नहीं है, जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है वो अभी भी सेम ही बोला जाता है। तत्सम या ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और आज भी उन्हीं शब्दों में सेम रूप में बोले जाते हैं, तत्सम होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है क्षेत्र। बाकी गाय, गधा और घर, ये सारे के सारे जो है ये तद्भव शब्द हो गए, ठीक है। और तद्भव में गाय, गधा जो है गर्दभ होता है, गाय गौ होती है, और गृह ये घर होता है, ठीक है, घर को गृह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, बदला हुआ, ठीक है। तो जीव होती है, तद्भव होती है, और इसका तत्सम होता है ज्या, ठीक। निर्जर, यौवन और स्थान ये सारे तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? तो ये कटोरा है, ये देशज है। बाकी गोबर और हल्दी और ये घोड़ा ये नहीं है देशज, ठीक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कटोरा शब्द देशज शब्द है, और वे शब्द जो विभिन्न बोलियों या भारतीय भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश से चल के और कहाँ पे आ गए? हिंदी में। तो वे शब्द या जिनके स्रोत अज्ञात हैं, ठीक है ना, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे जूता, कटोरा, खिचड़ी, पगड़ी, डिबिया और तेंदुआ आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कहा गया है, और ये कहा गया है निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। ठीक है, तो विदेशी शब्द ये टिकट होता है। ठीक है, और टिकट जो है अंग्रेजी शब्द से आया हुआ है, और यह शब्द विदेशी भाषा का शब्द है। और मयूर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव मोर होता है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि निम्न में संज्ञा शब्द है। तो निम्न में संज्ञा है सभा। सभा एक संज्ञा है, बाकी हरा, पतला और गहरा ये संज्ञा नहीं है। ठीक, तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है, वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें जो है दल है, सभा है, गिरोह है, गुच्छा, कुंज, मंडल, ये सारे के सारे समूहवाचक संज्ञा होते हैं। मतलब ऐसी संख्या, ऐसे ग्रुप, ठीक है, जिनको जनरली गिना नहीं जा सकता है, तो वे सारे समूहवाचक संख्या में आते हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द होता है ऑप्शन डी, सर्वनाम मतलब संज्ञा की जगह यूज किया गया शब्द, संज्ञा की जगह यूज किया गया शब्द जो है सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम कौन है? ठीक, यहाँ देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें कहा गया कि कौन सर्वनाम शब्द है, किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द जो है सर्वनाम कहलाते हैं। और हिंदी में कुल इनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। ये इंपॉर्टेंट है, सर्वनाम हिंदी में कुल कितने होते हैं? 11। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये सारे के सारे सर्वनाम हैं। एक बार दोबारा अगर हम देखते हैं तो इसमें कहा गया है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक, हम कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन जो है और 30 मिनट में ख़त्म कर दें। किसमें? 30 मिनट में ख़त्म कर दें। ठीक है ना, और लास्ट वीडियो भी एग्जैक्ट 30 मिनट की है, जिसमें 50 क्वेश्चन मैंने ख़त्म कराए और विद गुड एक्सप्लेनेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें कहा है कि निम्न में विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा उचित। उचित एक विशेषण, बाकी लड़कपन, कठोरता और ये घबराहट ये विशेषण शब्द नहीं है। और इसमें कहा गया कि उचित शब्द जो है ये विशेषण शब्द है। ठीक है, और यह गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। और जिस शब्द में संज्ञा की गुण दशा स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक संज्ञा गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें कहा गया है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो ऐसी क्रिया जो कराई जाती है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे गिराना, उठना की जगह उठाना होता, चमकना की जगह चमकाना होता, देना की जगह पता नहीं। ठीक है ना, तो ये सारे जो प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। ठीक, जब स्वयं नहीं किया जाता, जो दूसरे के द्वारा कोई काम कराया जाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहा है कि अव्यय है, तो इसका ऑप्शन बी ये अव्यय हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना, अव्यय की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रश्नगत विकल्पों में ठीक जो है एक अव्यय है। और ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते हैं। ठीक है, और मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जिसमें ठीक है, दूर है, अचानक, फिर और नहीं, ये सारे के सारे जो है आपके अव्यय शब्द कहलाते हैं। जिसमें एक बार दोबारा, ठीक है, दूर है, अचानक, फिर और नहीं। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है कि पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची होता है आपका वेहक। ठीक, मीन मछली होता है, और यहाँ देख सकते हैं पक्षी का पर्यायवाची वेहक है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची होते हैं, जैसे खग है, फखेरू है, परिंदा है, अंडज है। ठीक है, और भूधर, पर्वत और मीन, ये सब मछली के पर्यायवाची होते हैं। मीन तो पता है सबको, भूधर क्योंकि पृथ्वी के अंदर रहता है इसलिए शायद इसी नाम है, और पर्वत। ठीक है, तो ये मछली के पर्यायवाची, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक कठिन शब्द लग रहा है पर्वत जनरली पर्वत को मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर मछली का भी पर्यायवाची है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कहा गया कि जटिल का विलोम है। जटिल का विलोम है, तो ऑप्शन ए इसका सरल विलोम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जो देने योग्य है के लिए एक शब्द होगा, तो जो देय होगा। ठीक है, गाने योग्य गे होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पीने योग्य पे, और जो दान करने योग्य होता है वो नहीं, ये दे होगा, बट यहाँ पर ये लगा। ठीक, एंड यहाँ देख लेते हैं दिन और दिन। दिन दिन शब्द युग्म सही अर्थ है। दिन का मतलब होता है दिवस,
ठीक है। और दीन का मतलब दीनहीन बोलते हैं ना जनरली, दीनहीन, तो ये गरीब होता है। इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें कहा गया निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है, ठीक। तो इसका सही आंसर है अनेकार्थक अंबर। अंबर एक ऐसा शब्द है जिसके कई एक अर्थ निकलते हैं, ठीक। कौन कौन से अर्थ निकलते हैं वो देख लेते हैं। इसमें अंबर का अर्थ एक वस्त्र होता है, अंबर का अर्थ आकाश भी होता है, कपास भी होता है, मेघ भी होता है, ठीक है। वस्त्र, आकाश, कपास, मेघ, ये अंबर के अर्थ हैं, विभिन्न अर्थ हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा। यहाँ पर पूज्य होगा, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। और परीक्षण में बड़ी की मात्रा आएगी रा पे, और प्राण में इस प्रकार से लिखेंगे आप प्राण, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है और कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है, ठीक है ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इस प्रमाणिक नहीं लिखें, इसमें डंडा लगा के प्रामाणिक लिखेंगे, ठीक है। बाकी के सारे सही हैं। माधुर्य सही है, प्रादेशिक सही है, और व्याप्त भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 31 के निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, परसर्ग कौन सा है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा पर, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अधिकरण कारक में अधिकरण कारक का परसर्ग में पर होता है, ठीक है। इसके बाद कर्ता कारक का परसर्ग होता है ने, और कर्म कारक का परसर्ग होता है को, और करण कारक का परसर्ग होता है से। इसके साथ जो है संप्रदान कारक का परसर्ग होता है को और के लिए। इसके बाद अपादान कारक का परसर्ग होता है ए, और ये ए होता है अलगाव की स्थिति में के अर्थ में, मतलब जब ये दो चीज़ें एक दूसरे से अलग होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। घटना हमेशा घटती है, रीत कैसी है, क्षमा की जाती है, ठीक है, क्षमा की जाती है। तो इस प्रकार से जब भी इस प्रकार के शब्द पूछे तो प्लीज़ एक वाक्य में डाल के इन शब्दों को और आप यूज कर लिया करें, और जो उचित शब्द लगे उसी को आंसर कर दिया करें, ठीक है। क्षमा में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि क्षमा जब हम की जाती है ना, तो जनरली हम ऐसे बोलते हैं ना क्षमा किया, तो पुल्लिंग शब्द का अनुभव सा हो रहा है, बट क्षेत्र जहाँ आंसर माना है तो क्षेत्र को ही हम मान के चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द होता है ये गर्मा, ठीक है ना। दुख हुआ, लेख लिखा, स्पर्श किया, ये सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। इसमें कि किसका प्रयोग जो है सदैव बहुवचन में होता है, तो दर्शन हमेशा बहुवचन में होते हैं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा, नहीं बोला होगा कि दर्शन किया, ठीक है। कि कितने दर्शन, हमेशा ये कहते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हो, कि दर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। फलान जैसे भगवान जी के दर्शन करने जा रहे हैं, या मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, या फिर जहाँ भी आप कहें दर्शन करने जा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया निम्न में भूतकाल का अर्थ है, ठीक है। भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। जाता हूँ तो हो नहीं सकता, रहा है हो नहीं सकता, गा नहीं हो सकता, यही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। निम्न में भाववाचक है, भाववाचक ऑप्शन सी होगा। इसमें कहा है मोहन से बैठा नहीं जाता। जब कोई कार्य ऐसे है कि उससे ये कार्य नहीं किया जाता या किया जाता है, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे वाक्य जो है भाववाचक वाक्य होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें कहा गया निम्न में कौन सा शब्द मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य को पहले देख लो कि किस प्रकार से याद करना है। मिश्र वाक्य, मिश्र को हमेशा इस प्रकार से याद करो कि मित्र, ठीक है। मिश्र को मित्र से नाम से पढ़ लो। एक मिनट दोबारा लिखता हूँ। मिस्र को मित्र के नाम से याद कर लो, और मित्र जब भी दो होते हैं वे एक दूसरे के बिना नहीं जाते हैं। एक मित्र दूसरे के आश्रित रहता है, दूसरा पहले के आश्रित रहता है। तो इसी प्रकार से मिश्र वाक्य जो है आश्रित वाक्य होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लेना कौन सा वाक्य जो है आश्रित है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे आंसर है वो यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर है। और ये कि जब सवेरा हुआ, ठीक है, तब हम लोग बाहर गए, ठीक है। कहने का मतलब है अगर सवेरा जब तक नहीं हुआ होगा तब तक हम नहीं जाते, ठीक है। अगर सवेरा नहीं होता तो हम बाहर नहीं जाते। तो एक वाक्य दूसरे पे निर्भर है, आश्रित है। तो ये सारे मिश्र वाक्य, ठीक। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जो हैं आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे शब्द से, जैसे और से जुड़े होते हैं, तथा से जुड़े हो, एवं से, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कहा है कि मैंने विद्यालय जाना है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या, मैंने अशुद्ध है, मैंने की जगह मुझे आना चाहिए, ठीक है ना, क्या आना चाहिए, मुझे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह, ये तो सभी को पता है बट इसको थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न तो ये है आपका, ठीक है, ये पूर्ण विराम, ये आपका संबोधन, ठीक है ना, विस्मयादिबोधक, ठीक है, और ये आपका होगा अर्ध विराम, अर्ध विराम, और ये हो गया आपका अल्प विराम, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हैं। आसमान फट जाना, मुहावरे का अर्थ होता है कि अचानक आफत आ पड़ना, ठीक। स्वावलंबी होने के लिए एक शब्द होता है कि पैरों पर खड़ा होना, ठीक, पैरों पर खड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया कि बोए पेड़ बबूल के और आम कहाँ से होए, ठीक है। लोकोक्ति का सही अर्थ है कि कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है, और इसका ऑप्शन है बी। और इसमें कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगा, तो इसका होगा 5 उंगलियां गेम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है, तो ये कहलाता है व्याख्या अनुवाद, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद व्याख्या अनुवाद कहलाता है। स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा के प्रत्येक शब्द में यथावत अनुवाद शब्दानुवाद कहलाता है, ठीक है। इसके बाद मूल पाठ की विचार सामग्री या भावधारा का अनुवाद जो भावानुवाद कहलाता है। और आगे कहा गया है कि मूल पाठ को अन्य भाषा में संक्षेप में प्रस्तुत करना जो है सारा अनुवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत उपभाषा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देख सकते हैं ऑप्शन सी, और ये है ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में शामिल उपभाषाएं जिसमें ब्रज आती है, कन्नौजी आती है, बंदेली आती है, और आपकी खड़ी बोली आती है, राजस्थानी आती है, ठीक है। पूर्वी हिंदी में शामिल उपभाषाएं जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया अमेंडमेंट का सटीक हिंदी अनुवाद है, तो ये होता है संविधान, जैसे इंग्लिश में संविधान संशोधन को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ये है संविधान संशोधन, ठीक है ना, ये सेम शब्द है संशोधन, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरसागर जो किसकी रचना है, ठीक है ना, ये सूरदास की रचना है। इसकी जो है हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भक्ति काल के सगुण धर्मी कृष्ण काव्यधारा के कवि थे सूरदास जी, और इनकी रचनाएं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ठीक है। दो तो इस प्रकार से आप आराम से याद कर लें जिसमें सूर दे रखा है, ठीक है, सूरदास में भी सूर है और साहित्य लहरी एक्स्ट्रा है, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा गया निम्न में से रीत काल का कवि कौन है, तो रीत काल का कवि है बिहारी, ठीक है। इसको कैसे याद करना है आपको, इसको आप याद कर सकते हैं, जो बिहारी लोग होते हैं ना, बिहार के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, और इसके साथ हम कहें कि अगर इनसे दोस्ती कर लो तो इनकी जो दोस्ती या रीत है बहुत ही एकदम मनमोहक होती है, तो इस प्रकार से याद कर लो रीत काल में जो है ये बिहारी से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने कहा था कि कहानी के लेखक है, एक कहानी है उसने कहा था कि लेखक है, तो ये लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमारे 30 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। टारगेट भी 30 मिनट का था और 30 मिनट में हमने कंप्लीट 50 क्वेश्चन कर लिए। तो उर्वशी जो है, उर्वशी किसका काव्य है, उर्वशी है जो रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का कविता संग्रह है, और इनके अन्य कविता संग्रह हैं जिसमें आपका रश्मिरथी है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, परशुराम है की प्रतिज्ञा, ठीक है ना, और हाहाकार है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, रश्मिरथी है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, परशुराम की प्रतिज्ञा और हाहाकार है, ये किसके, रामधारी सिंह दिनकर के, ठीक। तो 30 मिनट में हमने आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा लिए विद गुड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट है कि ये सारी वीडियो आप प्लीज़ अभी देख लें 2-4 दिन में, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने के लिए बाकी हैं, तो इन PYQ के लिए टाइम नहीं मिल पाता है।
तो प्लीज़ जो है अभी सारी वीडियो देख लें अभी, ठीक है ना। इसके बाद जो आपको करना है वो आप करते चले, या फिर आप ऐसा करें कि आप जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहें, ठीक है ना। आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ गुड एंड बेस्ट, लेकिन साथ में थोड़ा सा टाइम निकालें कि इस प्रकार की वीडियो भी आप देखते जाएँ, ठीक। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।